हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का परीक्षा पूरी पर मैं रामराज सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। तो रीजनिंग की ऑल इन वन क्लास डेली हमारी स्टार्ट हो जाती है 11 बजे और इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं सभी एग्जाम की रीजनिंग। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे में एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, सेक्शनल कंट्रोलर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी में एसएससी सीजीएल की, सीएचएल की, सीपीओ की, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि केवल एक क्लास में ऐसी पढ़ लूं कि जिससे हम कंप्लीट रीजनिंग को कवर कर सकें, तो इसके लिए आपको डेली 11 बजे की हमारी सेशन चलता है। ये सेशन को आप डेली लगातार लेते रहें। इसका फायदा क्या है आपको पता है, रीजनिंग आजकल अपने बदलते पैटर्न के लिए जाना जा रहा है। तो पैटर्न आपका क्या है कि रेलवे का पैटर्न थोड़ा अलग है, दिल्ली पुलिस का थोड़ा अलग है, एसएससी का अपना अलग पैटर्न है। तो हर एग्जाम का अपना अपना पैटर्न है। तो उस पैटर्न को अब आपको पता है, कभी एसएससी रेलवे वाले पैटर्न पर चला गया तो एसएससी वाले स्टूडेंट को दिक्कत हो जाएगी कि कुछ पैटर्न अलग है, उन्होंने वो चीजें नहीं देखी हैं। और कभी रेलवे एसएससी के पैटर्न पे चला गया ना, रेलवे स्टेट एग्जाम के पैटर्न पे चला गया जैसे यूपीएसआई वाले पैटर्न पे, तो आपको दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। और आप चाहते हैं कि इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, चाहे पेपर कहीं से भी बन जाए, रीजनिंग का कितना ही पैटर्न बदल जाए, हम सिंगल प्रश्न नहीं गलत करेंगे। तो इसके लिए आप ये डेली 11 बजे वाली क्लास को जरूर कंटिन्यू करें। तो इसका फायदा क्या रहेगा आपका, सबसे बड़ा फायदा रहेगा इसमें हम हर एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, चाहे रेलवे के हों, चाहे यूपीएसआई के हों, चाहे दिल्ली पुलिस के हों, और चाहे आपके एसएससी के हों, सब एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन, साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, साथ साथ जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं उन ट्रेंडिंग टॉपिकों को भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और पहला प्रश्न आज मैं आप लोगों की कमेंट पे कम फोकस करूंगा, डायरेक्ट हम अपने सवालों को करते जाएंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने मोस्ट एक्सपेक्टेड एनटीपीसी लिखा है बट हर एग्जाम के लिए, ठीक है, ये मत सोचना आप। पहला प्रश्न आपसे कहता है, फोटो की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा, यह महिला मेरे पिता के दादा के इकलौते बेटे की पत्नी है। फोटो में लड़की नेहा से किस प्रकार संबंधित है? पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ, नेहा सेड, दिस वुमेन इज द वाइफ ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स ग्रैंडफादर। हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू नेहा? बताओ। पिता की माँ, पिता की बहन, बहन और माँ, चार ऑप्शन है, तो देखो और बता दो। आप कहेंगे फोटो की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा, फोटो की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा, नेहा ने क्या कहा? यह महिला मेरी माता, तो ये नेहा हो गई। नेहा ने क्या कहा? यह महिला मेरे पिता, तो नेहा के पिता। यह महिला मेरे पिता के दादा, तो पिता के पिता हो गए, है ना। यह महिला मेरे पिता के दादा के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे की पत्नी है, इकलौते बेटे की पत्नी है, तो ये महिला हो गई। ये कौन होगी? महिला होगी, इकलौते बेटे की पत्नी है। इकलौते बेटे क्या है? पत्नी है। फोटो में लड़की नेहा से किस प्रकार संबंधित है? नेहा से, तो नेहा की कौन हो जाएगी? पिता की मम्मी है, पिता की मां है तो दादी हो जाएगी। बट आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया है कि पिता की मां, तो आप कह सकते हैं कि पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए आप एक बार अच्छे से, फिर हम बढ़ेंगे आगे। अगला सवाल देखें। अगला सवाल, दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। ऐसे प्रश्न आजकल आपसे पेपरों में पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी के बड़े फेवरेट सवाल हैं। एसएससी, दिल्ली पुलिस है ना, इन सब एग्जाम के बड़ा फेवरेट है। रेलवे इस प्रश्न को कम पूछ रहा है आजकल, पहले पूछता था। 2025 में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा है। बट आप यूपीएसआई देते हैं, यूपी पुलिस देते हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम देते हैं, दिल्ली पुलिस देते हैं, तो वहां पे ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण एमएन पर रखा गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे आप लोग और अच्छे से विजुअल कर पाए इस सवाल को। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना, इसे केवल आप ऐसे पेज के पलट दो, है ना। इसे आप पलट के देखो। जब आप इसे पलटेंगे तो एच आपका एंड में जाएगा, एच का मुंह हो जाएगा इस साइड। तो आपने कहा ये एच ठीक बना है, ये भी ठीक बना है, ये आपका उल्टा हो गया, खत्म। ये भी उल्टा हो गया, ये भी खत्म। एच के बाद जी को देखोगे, ऐसे पलटो तो जी का मुंह इस साइड खुलेगा, दोनों में ठीक है। जी, आर भी ठीक है, 7 भी ठीक है। 2 को देखो, अब 2 को आप खोलेंगे तो 2 का मुंह इस साइड जाएगा, इसमें इस साइड उल्टा कर दिए, वाला भी गलत हो गया, बचा कौन सा? ए। तो आप कह देंगे दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रश्न चिन्ह को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए
गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। तो गणितीय चिन्हों का आपको क्या करना है, सही संयोजन करना है। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथमेटिकल साइंस टू सीक्वेंसली रिप्लेस द साइन टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। तो देखो कौन से हम ऑप्शन रखें इसमें से कि हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाए। सबसे पहले हम भाग वाला देखते हैं कि यहाँ पे भाग है कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। 87 से भाग जा रहा है इसमें, तो आप कहेंगे 8 3 24, नहीं, पहले भाग देखो इससे भाग जा रहा है तो दूसरे को रख के देख लो। गुणा डिवाइड प्लस माइनस बराबर, तो 4 से आप काटें, कितनी बार कटेगा, 2 बार, 23 दूनी 46 प्लस के 381 और माइनस के 87, तो ये कितना हो गया, 321 और 46 कितना हो गया, 367 हो गया। और 367 में है जब आप 87 घटाएंगे तो 7 में है 7 गया 0, 16 में से 8 गया 8 और ये 280, तो आपका तुरंत 280 आ गया। तो आपने क्या देखा, भाग का साइन पकड़ा, आपने देखा डायरेक्ट भाग जा रहा है। तो इस प्रश्न में अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं कि कम टाइम में हम सवाल को कर पाए, क्योंकि पेपर में टाइम का बड़ा इशू रहता है, तो टाइम अगर आप एक प्रश्न पर 6 सेकंड 5 सेकंड 2 सेकंड जितना बच सक रहा है उतना बचाओ, नहीं तो इसमें आप एक तरफ से सारे ऑप्शन चेक करोगे, सपोज दैट कभी कभी डी नंबर ऑप्शन है तो आपका इसमें टाइम चला जाएगा। आपको टाइम बचाना है तो टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा भाग वाले चिन्ह से हम देख लेते हैं। अगर भाग जा रहा है तो उसी को हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं। तो और अगर 4 ऑप्शन में भाग जा रहा होगा फिर तो हम आपको एक तरफ से सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ऐसे बहुत चांस बन जाते हैं कि आप कभी कभी बहुत टाइम बच जाता है आपका पेपर में, और ऐसा प्रश्न आना ही होता है, चाहे कोई भी पेपर दो, ये प्रश्न एग्जाम का फेवरेट है, यहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है आपसे। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न देखेंगे आपकी, इसकी हिंदी है ना, केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी जाती है। इस हिंदी का रियली में देखा जाए तो वास्तविक रूप से कोई मतलब नहीं है। वास्तविक रूप से क्या है, कोई मतलब नहीं है। तो आप देखिए क्या करेंगे फिर। अब आपने कहा गुरुजी कि 6 से भाग जा रहा है इसमें 6 3 18, 7 से भाग जा रहा है इसमें 49, 7 7 49, तो 44 से भाग नहीं जा रहा, 4 से भाग नहीं जा रहा, 25 से भाग नहीं जा रहा, 8 से जा रहा है, 8 1 में 8, 8 से इसमें भाग जा रहा है, तो आप कह देंगे सीधा सीधा ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हम ज्यादा चक्कर में पड़े हैं, सीधा सीधा आप आंसर कर दोगे। अगला प्रश्न, ऐसे ही अगला प्रश्न ये आया, 572 स्टार 4 स्टार 64 स्टार 365 स्टार 41 स्टार 27 बराबर 441 और स्टार 380। तो ए बी सी डी, देखते हैं आप में से कौन आंसर बताए। करो कोशिश, सभी में साइड हो जाता हूं, देखते हैं आप में से कौन कौन आंसर बताएगा इस प्रश्न का। करो भाई कोशिश सभी। तो आप कहेंगे 572 भागित है, तो पहले आप भागित ले लो, भागित प्लस माइनस गुणा प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये चारों ले लिया आपने। फिर क्या कर दो काम, 4 से आप भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 है ना, सबसे पहले भाग आपका जा रहा है, तो कर दो भैया भाग, 4 एकम 4 और बची कितनी 1, 4 चौके 16, 4 3 12 है ना, 143 बार, प्लस के 64 और माइनस के 365 गुणा 41 करेंगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा, ये तो पहले वाले को खत्म कर दो सीधा सीधा। 365 गुणा 41 अपने आप में बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। और देखो और कौन सा चेक करें, आप कर रहे हैं गुरुजी, अगर मैं यहाँ पे भाग लूँ प्लस और भागित, तो 4 में 64 से भाग करेंगे कितना जाएगा, ये पॉइंट में चला जाएगा ना, फिर ये माइनस है तो ये तो पॉइंट में गया, खत्म मामला इसका भी। अब ये दो बचे, भागित माइनस प्लस माइनस गुणा और ये प्लस है ना, भागित माइनस, ये दो जगह माइनस। अब यहाँ पे देखते हैं, 4 से भाग करोगे 143 माइनस के 64 प्लस के 365 और माइनस 27 एकम 27 की 7 कैरी कितनी आई 2 आई, और 27 चौके 108 और 2 10 110 और बराबर 441 में जब आप क्या करेंगे, 441 प्लस 380, 400 300 700 और 700 821 आ गया, कितना गया 821 आ गया। अब देखो जब इसमें से आप 64 घटाएंगे तो 301 बचेगा, 301 ये और 143 ये, बट भाई ये संख्या आपकी माइनस की बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का साइन है।
तो ये वाला खत्म हो जाएगा, बचा कौन सा, ये वाला, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस के प्लस आ जाएगा और प्लस का ये बच जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, बस माइनस के प्लस आ जाएगा, घटाओगे तो 821 बराबर 821 आ जाएगा, तो डी नंबर पर आपका संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न देखो और बता दो, देखते हैं आप में से कौन आंसर बताएगा। ये छठवां प्रश्न है, देखिए और बताइए आंसर। किसका आंसर आया सबसे पहले, करो कोशिश। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी, बताओ। आया किसी का, करो कोशिश सभी। तो आप कहें गुरुजी देखो इसमें कुछ नहीं करना, तो बड़ा आसान सवाल है। आप अक्षर देखेंगे, PIC 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 PIC, यहां तक ठीक है। इसके बाद इसमें A है, इसमें N है, इसमें K है, इसमें C है और इसमें K है। जिसमें सबसे पहले आएगा, सबसे पहले A है तो ये दूसरे नंबर वाला सबसे पहले आ गया। इसके बाद C के बाद N है, K है, C है, तो C पहले आता है तो 2 के बाद 5 आ गया। अब 2 और 5 तो हो गया, C के बाद K है, C के बाद N है, C के बाद K है, तो K पहले आता है, K के बाद इसमें L है, इसमें A है, तो A पहले आएगा। 4 1 3 25 413 हो जाएगा। तो आप कह देंगे 25 413, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छठवां प्रश्न आप लोग देख पाएंगे, बड़े आराम से आप कर पाएंगे इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, घोड़ा का संबंध अस्तबल से है, मधुमक्खी का संबंध छत्ता से है, ऐसे ही शेर का संबंध क्या होगा। कभी पेपर में हिंदी पढ़ने मत बैठ जाना, जानबूझकर एग्जाम में इतनी बड़ी बड़ी हिंदी लिखता है कि जिससे आप इसे पढ़ें, अपना टाइम वेस्ट करें। इस हिंदी का वास्तव में कोई मतलब नहीं है। सीधा सा आपको एक बात याद रखनी है कि घोड़ा का संबंध अस्तबल से, यानी घोड़ा जहां रहता है उस जगह को अस्तबल कहते हैं, मधुमक्खी जहां रहती है उसे छत्ता कहते हैं, शेर जहां रहता है उसे हम क्या कहते हैं, मांद कहते हैं। जो शेर की गुफा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मांद बोलते हैं। तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न एक और बताओ, क्या कहता है प्रश्न। 8 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में, प्रत्येक में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि निकटस्थ व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। पहली पंक्ति में PQRS बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। यानी ये वाले हैं, इनका मुख 4 लोग हैं, है ना। कौन कौन है, PQRS, इनका मुख दक्षिण की ओर है और 4 लोग यहां बैठे होंगे ऐसे उत्तर की ओर। दूसरी पंक्ति में कौन बताया, UVWX, UVWX है ना, ये 4 लोग बैठे हैं और उन सबका मुख उत्तर की ओर है। यहां तक तो सवाल हम पढ़ चुके हैं। इसका प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति किसी एक व्यक्ति को अभिमुख है, यानी एक दूसरे के सामने है। यहां तक का सवाल हम पढ़ चुके हैं, है ना, यहां तक का हमारा हो भी चुका सवाल। X U के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। X है U के दाएं से तीसरे पर, तो ये U है, U के दाएं से तीसरे पर, पहला दूसरा तीसरा, ये X और U के स्थान फिक्स हो गए। X U के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। W की ओर अभिमुख व्यक्ति R का निकटस्थ है। जो W की ओर जिसका मुख है, जो R का निकटस्थ है। ठीक है, देखते हैं अभी पहले W की ओर बैठा व्यक्ति R का निकटस्थ है। P R के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। P है R के दाएं से, तो अगर मैं R मान लेता हूं यहां पे, R मान लेता हूं यहां पे, ठीक है, तो ये देखो पहला दूसरा तीसरा, P R के दाएं से तीसरा है, P R के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। P R के दाएं से पहला दूसरा तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो इस लाइन को, W की ओर अभिमुख व्यक्ति R का निकटस्थ है, तो R का निकटस्थ है W की ओर अभिमुख, तो W हो गया, यहाँ पे R का निकटस्थ कोई रहा होगा। ठीक है, W का स्थान फिक्स हो गया। Q की ओर अभिमुख व्यक्ति U का निकटस्थ है। Q की ओर, तो Q की ओर, ये Q हो गया, Q की ओर अभिमुख व्यक्ति U का निकटस्थ है। ठीक है, U का निकटस्थ है। S P के बाएं से दूसरे स्थान पर है। S है, S P के दाएं से, S P के बाएं से दूसरे स्थान पर, S है P के बाएं से, ये S हो गया, S P के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए, U, V बचा, V। निम्न कौन U के अभिमुख है, तो U के अभिमुख कौन है भाई, U के अभिमुख तो P था, सीधा सीधा कह देंगे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे प्रश्न अब NTPC में आगे देखने के लिए मिलेंगे, UPSI में देखने के लिए मिलेंगे,
क्योंकि आपको पता है कि पजल से संबंधित प्रश्न रीजनिंग में काफी पूछे गए हैं। एनटीपीसी 2025 में जितने पेपर हुए हैं रेलवे के, एनटीपीसी लिख लो आप, है ना, ग्रेजुएट चाहे अंडरग्रेजुएट चाहे एनटीपीसी का मेंस। तो अब तक एनटीपीसी के 3 पेपर हुए 2025 में, प्री और मेंस मिला के, सब में पजल आपसे पूछी गई है ना। और दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये रही कि पजल पूछी गई बट इस टाइप की पजल देखने नहीं मिली है। बट जो 2021 का मेंस हुआ था एनटीपीसी का, उसमें इस टाइप की पजलें देखने के लिए मिली थी। जब 2021 में पूछी जा चुकी मेरे साथियों, तो 2026 में जो एनटीपीसी होगा, ग्रुप डी होगा, वहां पर क्यों नहीं पूछी जा सकती, बिल्कुल पूछी जा सकती है। तो जो भी रेलवे वाले हैं वो सब सतर्क हो जाएं, और रेलवे का पुराना पेपर उठाएंगे तो वहां पे भी इस तरीके के प्रश्न आपसे बार बार पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों पे आप स्पेशली फोकस करेंगे, स्पेशली देखेंगे। अगला प्रश्न, चलो, तो ये सवाल है, एक ही बात कह दी, हिंदी पे फोकस नहीं करना है। जैसे ही आप हिंदी पे फोकस करने जाओगे तो आप फंस जाओगे। चलो देखो, 64 12 4, थोड़ा जूम कर देते हैं और हम अपना अपना दिमाग लगाएंगे। इन प्रश्नों में केवल आपको पकड़नी है कि क्या चल क्या रहा है। तो आप कहेंगे 64 12, हाँ 12 और 4 कितना होता है, 16 होता है। और 16 का अगर आप 4 से गुणा करते हो तो 64 होता है। 1903 कितना होता है, 22 होता है। 1903 कितना होता है, 22 होता है। अब 22 पंजे 110 और 22 छक्के 132, ये तो नहीं बना, ये तो आपका नहीं बना। एक काम और कह सकते हैं आप, यहाँ पे तो भाई क्या लगेगा, पहचानो सभी, बड़ा अच्छा लॉजिक है। लॉजिक आप लोगों को लगाना है, क्या लग पाएगा, सोचो लॉजिक। 64 12 4 और 128 19 3, 12 4 का अंतर कितना है, 8 है। 8 में 8 से गुणा कर दो, 8 8 64, है ना। 12 4 का अंतर 8 है, 8 में 8 से गुणा कर दो। 19 और 3 का अंतर कितना है, 16, 16 गुणा 8 कर दो 128, ठीक है। 21 और 11 का अंतर कितना है, 10 गुणा 8 करते 80 आता, खत्म। 21 और 12 का अंतर कितना है, 9, 9 गुणा 8 करते 72 आता, खत्म। 21 और 12 का अंतर कितना है, 9 गुणा 8 72 है। तो आप कहते हैं बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो देख लिया सबने, अगले प्रश्न की ओर चलें। ये आपका अगला प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न वर्गों में संख्या व्यक्तियों की संख्या प्रदर्शित करती है। ऐसे कितने शिक्षक हैं, ऐसे कितने शिक्षक हैं जो ना तो पुरुष हैं और ना ही स्नातक हैं। तो आपको सबसे पहले पुरुष को डिलीट करना पड़ेगा, नहीं इसमें नहीं होना चाहिए, है ना, और ना शिक्षक यानी इस डिब्बे में भी नहीं होना चाहिए, इन दोनों से बाहर होना चाहिए। तो ऐसे कितने शिक्षक हैं, ऐसे कितने शिक्षक हैं, तो जो ना तो पुरुष ना स्नातक, तो स्नातक और पुरुष के दोनों के डिब्बे से स्वतंत्र कर दोगे तो ऐसा बच्चा 9, ऐसे 9 ही शिक्षक हैं जिन दोनों डिब्बों में नहीं आ रहा। तो आप कहते हैं कितना आ जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न देखिए और बता दीजिए आंसर क्या होगा। देखो जल्दी से, 11 नंबर सवाल आपसे कहता है, सभी सीढ़ियां मेज हैं और कुछ मेज कुर्सियां हैं, सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं, ठीक है। ये आपका खतन है, इसके बाद निष्कर्ष, कुछ फर्नीचर सीढ़ी हैं और सभी मेज फर्नीचर हैं, ये भी आपका हो गया। बता दो, ना तो एक ना दो, केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो अनुसरण करते हैं। देखिए, सभी सीढ़ियां मेज हैं, सभी सीढ़ियां क्या हैं, सभी सीढ़ियां मेज हैं, सभी सीढ़ियां मेज हैं, ठीक है। कुछ मेज कुर्सी हैं, कुछ मेज क्या है, कुछ मेज कुर्सी हैं, कुछ मेज क्या है, कुर्सी हैं, और सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं। सभी कुर्सियां क्या हैं, सभी कुर्सियां क्या है, फर्नीचर। सभी कुर्सियां क्या हैं, सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे सवाल निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष हमारा हमसे क्या कहता है, निष्कर्ष कहता है कुछ फर्नीचर सीढ़ी हैं। क्या कहता है, कुछ फर्नीचर सीढ़ी, फर्नीचर और सीढ़ी का आपस में कोई संबंध नहीं है। जब तक आपस में कोई संबंध नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं है। तो ये आपका स्पष्ट गलत हो जाएगा। आगे देखिए, सभी मेज फर्नीचर हैं, सभी मेज
सभी मेज फर्नीचर है, कुछ मेज तो फर्नीचर हो सकते हैं, सभी मेज फर्नीचर नहीं हो सकते, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। तो आप कह देंगे 1 और 2 दोनों गलत हैं, 1 और 2 दोनों आंसर नहीं करते हैं, तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर सवाल देखते हैं और देखते हैं आप में से कौन इसका आंसर बता पाएगा। करो भाई सभी आंसर। P एट द रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है, P एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू की मां है, P हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, P इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। यदि A एट द रेट बी एंड C इंटू डी हैज ई है तो E A से किस प्रकार संबंधित है। बेटा, पत्नी का भाई, बेटी का पति और पत्नी के पिता। बताओ बताओ भाई सभी। आया किसी का? बताओ। तो देखो भाई क्या कहता है कि ए ई और ए से संबंध पूछा गया ना। ई ए से किसका संबंधित है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है ना, ये एक्स वही लग गया है। ए एट द रेट बी, पी एट द रेट क्यू करते पी क्यू का पति, तो ए बी का पति है। ए क्या है, ए बी का पति है। हो गया। आगे देखिए बी एंड सी, पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू की मां है तो बी सी की मां है। बी क्या है, बी सी की मां है। बी क्या है, सी की मां है। ठीक है, हो गया। बी सी की मां है। सी इंटू डी, पी इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। पी क्या है, पी क्यू का भाई है, तो आप कह देंगे सी डी का भाई है। सी क्या है, सी डी का भाई है। सी क्या है, सी डी का भाई है। ये भी हो गया, सी डी का भाई बन गया। डी हैज ई, डी हैज ई, ए पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है तो डी ई की पत्नी है। डी किसकी पत्नी है, ई की पत्नी है। ये आपने बना दिया रिलेशन। अब पूछा ई ए से, ई ए से, तो ये तो इसकी पुत्री है, पुत्री का पति हो गया, तो आप कहते हैं बेटी का पति, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कर पा रहे हैं सभी। ऐसे ही अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, तो करो इसे, इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से आप लोग बताओ। आया आंसर इसका? चलिए देखिए क्या करेंगे, जैसे जैसे कागज मोड़ता जा रहा है वैसे वैसे आप खोलते जाएंगे। जैसे पहले से ऐसे मोड़ा फिर से ऐसे मोड़ा, तो ऐसे ही आप खोलेंगे। जब आप जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो इसे पलटने की कोशिश करेंगे, पलटेंगे तो ये चोंच है ना, ये वाला हिस्सा, ये आपका इस साइड आएगा, इस साइड आएगा भाई। देखो इसमें है, इसमें है, इसमें तो उल्टा हो गया, खत्म, इसमें है। अब इसे खोलने के बाद फिर आप इसे ऐसे पलटोगे, ऐसे पलटोगे तो ये वाला हिस्सा है ऊपर की ओर जाएगा, जो चोंच है इसमें नीचे की ओर आ रही है, खत्म। और ऊपर की ओर इस साइड जाएगा। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जब आप पलटोगे तो ऊपर की ओर जाएगा, तो ये वाली नोक है ना, ये यहाँ पे जाएगी। ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला आपका सही हो गया। तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलो देखो इसमें आप अपना अपना दिमाग लगाए, देखते हैं आप में से कौन बता पाएगा। चलो उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। इससे प्रश्न इस बार एनटीपीसी में नहीं पूछे गए, बट मैंने कहा था ये ऑल इन वन क्लास है, यानी आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएसआई, एसएससी, दिल्ली पुलिस, तीनों का बड़ा फेवरेट सवाल है। और एनटीपीसी ने केवल 2025 में नहीं पूछा है, इससे पहले एनटीपीसी में ये वाले प्रश्न आपसे खूब पूछे जाते थे। बताओ जल्दी से। तो आप कहेंगे गुरुजी देखो कि पहले क्या था, ये वाला रंगीन गोला यहां बीच में आया,
ठीक है। फिर ये वाला खाली गोला यहाँ पे बीच में आया, फिर ये यहाँ पे बीच में आया, है ना। तो अब कहेंगे अब ये बीच में आएगा, ये बीच में आएगा नहीं, बीच में कट होना चाहिए, इसमें है, इसमें नहीं है कट, इसमें भी नहीं है कट, इसमें भी नहीं है कट, बचा कौन सा, ए नंबर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप पॉइंट पकड़ते हैं, कभी कभी एक पॉइंट पकड़ के हमारा आंसर बन जाता है, कभी कभी एक पॉइंट पकड़ के नहीं बनता, दूसरा पॉइंट पकड़ के देखते हैं, तीसरा पॉइंट पकड़ के देखते हैं, यानी पॉइंट किस स्पीड से चल रहे हैं उसी स्पीड का हम अनुसरण करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इस सवाल का आंसर कर लेते हैं। अगला प्रश्न ऐसे ही आया, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृतियों श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित करेगी, बताओ। तो आपने एक चीज देखी, देखो ये आपका यहां गया, देखो यहां आया, यही तो आया, फिर यहां से फिर यहां पे आया, तो यहां से फिर यहां पे जाना चाहिए। देखो भाई किस किस में है यहाँ पे, इसमें नहीं है, ये वाला खत्म, इसमें नहीं है, ये वाला खत्म। फिर आपने देखा ये वाला, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, तो यहां से फिर यहां जाएगा। अब देखो इस जगह किस किस में है, ये ना तो इसमें है, ये वाला भी खत्म हो गया, बच्चा कौन सा, ये। आप और चेक करना चाहो और कोई भी चेक कर लो। आपने कहा ये गोला यहां गया,